मैं हूं शाहरुख और स्वागत करता हूं फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। इस वीडियो में हम रिट एग्ज़ाम शिफ्ट थर्ड यानी 24 जुलाई को मॉर्निंग में हुए पेपर के सामाजिक अध्ययन विषय का विश्लेषण करेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। हमारे सामने पहला प्रश्न था, मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6। मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन की सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न था, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अग्रहार। उस भूमि को अग्रहार कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न था, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऐहोल। ऐहोल चालुक्य राजवंश की राजधानी थी। 94 नंबर का प्रश्न था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पोलज, प्रति, चाचर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी मुगल काल से। इनका वर्णन अबुल फजल ने अपनी किताब आईन अकबरी में किया है। अगला प्रश्न है, अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नस्तैलिक। नस्तैलिक एक लिपि है जो कि फारसी भाषा इसी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया। ये चित्र थॉमस जोन्स बार्कर ने बनाया था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। गुलामगिरी पुस्तक है वो ज्योतिबा राव फुले ने लिखी थी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ज्योतिराव फुले। अगला प्रश्न है, परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची में परिवार कल्याण से संबंधित विषय दिया गया है। हमारे सामने अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी संसद को। संसद को भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न था, भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 9 नवंबर। 9 नवंबर को भारत में विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न था वो था, भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। भारत की संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही क्रम है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारे सामने था, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, जिसे हम शॉर्ट में पोस्को एक्ट भी कहते हैं, कब लागू हुआ। ये हुआ था 2012 में, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए करों का भुगतान करना। करों का भुगतान करना संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 91वां संविधान संशोधन। इसके अनुसार अब 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है वो है स्वीप संबंधित है। स्वीप है वो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। अगला प्रश्न था, 2 राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है।
तो दो राज्यों के मध्य का विवाद है वो उच्चतम न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न था, मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती मामला, जो कि 1973 में दिया गया था। अगला प्रश्न जो हमारे सामने था वो था, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शनि एक आंतरिक ग्रह है। ये बात गलत है। शनि एक आंतरिक ग्रह नहीं बल्कि बाह्य ग्रह है। बाकी के तीनों ऑप्शन अपनी जगह एकदम सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शनि एक आंतरिक ग्रह है। ये बात असत्य है। अगला प्रश्न है, जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रातः 11 बजे। 11 बजे का वक्त होगा। अगला प्रश्न जो हमारे सामने था वो था, भूपटपट्टी के नीचे वह स्थान जहां भूकंप आरंभ होता है कहलाता है। उस जगह को हम उद्गम केंद्र कहते हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, उद्गम केंद्र। अगला प्रश्न है, भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण है, तो इसका कारण है आंतरिक बल। भूकंप और ज्वालामुखी आंतरिक बल के कारण उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आंतरिक बल। अगला प्रश्न था, अगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंद महासागर। अगुलहास धारा हिंद महासागर की एक धारा है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल बने थे। अगला प्रश्न हमारे सामने था, थेरीगाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? थेरीगाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन था, यह सुत्तपट्टिक का हिस्सा है। ये बात एकदम सही है। अगला जो कथन है वो है, इसमें भिखुनियों या भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। ये बात भी सत्य है। अगला कथन है, यह विनय पिटक का हिस्सा है। ये बात गलत है। यह विनय पिटक का हिस्सा नहीं बल्कि यह सुत्त पिटक का हिस्सा है। और जो अगला कथन है वो है, इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। ये बात भी सत्य है, इसलिए इसमें आएगा 1, 2 और 4। 1, 2, 4 हैं ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 1, 2, 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। अगला प्रश्न हमारे सामने था, महावीर, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? वर्धमान महावीर लिच्छवी वंश से संबंधित थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लिच्छवी। वही अगर हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध शाक्य वंश के थे, लेकिन वर्धमान महावीर है वो लिच्छवी वंश के थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लिच्छवी। अगला प्रश्न हमारे सामने था, 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? इसकी वजह थी खेती की उपज अच्छा होना, ये एक वजह थी। लोहे की खदानें होना, ये भी इसकी एक वजह थी। जंगली हाथी का उपलब्ध होना, ये भी इसकी एक वजह थी, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये मगध को प्रथम बनाने के लिए महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न जो कि प्राचीन इतिहास से है वो है, लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है? लोथल है गुजरात में स्थित है, जो कि भोगवा नदी के किनारे है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न था, बेरीगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? बेरीगाजा प्राचीन भारत में भरूच बंदरगाह को कहा जाता था, इसलिए इसका सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन ए, भरूच। भरूच को प्राचीन काल में बेरीगाथा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न हमारे सामने था, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेलनगवाई का संबंध था। वेलनगवाई का संबंध था ये ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, उन किसानों की भूमि जो ब्राह्मण नहीं थे, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ए, ए इज करेक्ट वन। अगला प्रश्न जो हमारे सामने था वो था,
निम्न को सम्मिलित कीजिए। उत्सव और जिला। वह जिला बताना है जहाँ ये उत्सव होते हैं। ऊंट उत्सव है वो बीकानेर में होता है। ऊंट उत्सव बीकानेर में। मरु उत्सव है वो जैसलमेर में होता है। और पतंग उत्सव है वो जयपुर का है। पतंग उत्सव जयपुर का है। वहीं मेवाड़ उत्सव है उदयपुर का है। इसलिए इसका सही आंसर होगा BADC। BADC ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। इसका जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन ए BADC। अगला प्रश्न हमारे सामने था, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। हमें असत्य कथन की जांच करनी है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, राजस्थान का कल्प वृक्ष रोएडा है। ये बात गलत है क्योंकि राजस्थान का कल्प वृक्ष है वो है खेजड़ी। खेजड़ी है वो राजस्थान का कल्प वृक्ष है। अगला प्रश्न है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। इनमें से हमें नदी और उसकी सहायक नदियों के बेमेल को छांटना है। लूनी जोजड़ी, ये बात सही है। जोजड़ी लूनी की सहायक नदी है। मीनाल है वो बनास की सहायक नदी है। पार्वती है वो चंबल की सहायक नदी है। लेकिन बाणगंगा है वो मई की सहायक नदी नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मही बाणगंगा। अगला प्रश्न हमारे सामने था, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया। अजमेर में वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दादा थे। अर्णोराज ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। इसका सही आंसर होगा JD हॉल। JD हॉल है वो सिरोही के तत्कालिक पॉलिटिकल एजेंट थे। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे। मोतीलाल तेजावत कोल्यारी गांव के निवासी थे। मोतीलाल तेजावत का जन्म कोल्यारी गांव में हुआ था। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शब्द। शब्द को 1987 में साहित्यिक रचना के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न हमारे सामने था, हाथल का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है। हाथल का संबंध है वो सिरोही रियासत से जुड़ा है। और हाथल राजस्थान के गांधी गोकुलभाई भट्ट की जन्मस्थली भी है। हाथल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। अगला प्रश्न हमारे सामने था, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तारागढ़। जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने तारागढ़ को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है। आदिवासियों के कुंभ बनेश्वर मेले को कहा जाता है, जो कि माघ माह में आयोजित किया जाता है और ये डूंगरपुर में स्थित है। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो है, थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, ठूसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं। ये आभूषण महिलाएं कंठ पर धारण करती है। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने था, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वाईराम सिंह द्वितीय, जो कि जयपुर के राजा थे। ये जयपुर के राजा थे। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी, स्वाईराम सिंह। अगला प्रश्न था, वालन नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। वालन नृत्य है वो स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। वालन नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। वालन नृत्य है ग्रासियों का। ग्रासियों का है वालन नृत्य। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बोध का विकास। जब विद्यार्थी में बोध का विकास हो जाता है तो विद्यार्थी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है। अगला प्रश्न हमारे सामने एक परिभाषा है, शिक्षा नई पीढ़ी के सामाजिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं कथन कहा गया है। यह कथन प्रसिद्ध विद्वान दुर्खिम के द्वारा कहा गया है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दुर्खिम। अगला प्रश्न हमारे सामने था, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। मॉरिसन मॉडल को
मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन बी है वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने था, निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी अधिग्रहण। अधिग्रहण इसका उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न हमारे सामने था, अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार परियोजना विधि संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए TCI अध्यापक नियंत्रित अनुदेशन, या फिर हम कह सकते हैं टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अध्यापक नियंत्रित अनुदेशन। अगला प्रश्न हमारे सामने था, मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी मूल्यांकन बराबर मापन धन मूल्य निर्धारण। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से कौन सा पद परियोजना विधि का भाग नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सूचना का विश्लेषण। परियोजना विधि का भाग नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। ये एक गलत बात है जो कि 1986 में नहीं दी गई है। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ग्राफ। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है वह स्थान है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए भ्रमण, अवलोकन और संग्रहालय ये तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न था, उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ से निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है। इसे हम खादर के नाम से जाना जाता है, खादर के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी खादर। वहीं पुरानी जलोढ़ को बांगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में वायुयात से पाए जाने वाला वन कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? सुनहरा रेशा है वो जूट को कहा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जूट। जूट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने था, धात्विक खनिज युग्म है। इनमें से हमें धात्विक खनिजों को छांटना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मैग्नीज और तांबा। मैग्नीज और तांबा धात्विक खनिज है। वहीं अब्रक, इसमें ग्रेफाइट और इसमें अब्रक ये है वो अधात्विक खनिज है, इसलिए इसका सही आंसर होगा मैग्नीज और तांबा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त की जाती है? कैंसर रोधी दवाई वो हिमालयन येव से प्राप्त की जाती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिमालयन येव। हिमालयन येव इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है वो है, राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? पालर पानी शब्द है वो वर्षा जल के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। साथ में ये भी बताइए कि आपके इस पार्ट में कितने नंबर बन रहे हैं। ये आखिरी प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के कौन से ज़िले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो जोधपुर में स्थापित किया गया है। जोधपुर इसका सही आंसर होगा। जोधपुर के भड़ला में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए